नमस्कार स्टूडेंट। आज हम टुडे वी हैव टू स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आखिर स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है, किस काम में आती है, स्टाफिंग से जो है क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्यों आवश्यक है स्टाफिंग। तो इसको हम इसके इम्पोर्टेंस से समझ सकते हैं। तो आज हम स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस देखेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। इसका मतलब होता है कि अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज्ड। हम स्टाफिंग में जो है लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज करते हैं। आर यूज्ड रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग the employee. As a result, it becomes possible to search and to select the employee for different posts. Under the process of recruitment, search for employee conducted and through selection they are selected. कहने का मतलब हमारा ये है कि हम स्टाफिंग में जो है कई विधियों को प्रयोग करते हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, जिससे हम कॉम्पिटेंट पर्सन को जो ज़रूरी है जिस पोस्ट के लिए, यानी जैसी पोस्ट हो वैसा ही उसी के लिए हमें अगर एम्प्लॉय मिल जाए तो वो कार्य बहुत अच्छी तरह से होगा। इसके अंतर्गत जो है हम एम्प्लॉय की खोज करते हैं, सर्च करते हैं, उनके लिए ढूंढते हैं उनको, और तब कहीं जा कर के रिक्रूटमेंट के माध्यम से, फिर आफ्टर दैट सेलेक्टिंग के माध्यम से हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिस्कवरिंग ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सोनल। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प इन द डिस्कवरिंग इन द ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब। विभिन्न प्रकार की जॉब के लिए जो है विभिन्न डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है। हाई परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टाफिंग हाई पीपल आर पोस्टेड इन द राइट प्लेस, द suitable people are selected. Keeping in mind the importance of the organizational post, as a result in increase the efficiency and effectiveness of the employee. इसका मतलब हो गया थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टाफिंग। स्टाफिंग के माध्यम से जो है हम सही व्यक्ति को सही जगह पर, राइट पर्सन टू बी चूज इन द राइट प्लेस, सही जगह सही स्थान पर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, जो हमने सेलेक्ट किया है एम्प्लॉय, और उसकी अफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। तो दिस सुटेबल पीपल आर सेलेक्टेड, जो भी हमने सेलेक्ट किया है पर्सन, कीपिंग इन माइंड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट, तथा जिस पोस्ट के लिए हमने उसको बंदे को रखा है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, उससे क्या होती है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और अफेक्टिवनेस बढ़ती है। तो ये है हायर परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस हायर होती है बाय द पुटिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही जगह लगाने से। सही व्यक्ति को अगर हम सही जगह पर लगाएंगे, यानी जो बंदा है जिस पोस्ट लायक है उसको उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने वर्क पर लगाया है तो वो अच्छा काम करेगा, इफेक्टिव वर्क करेगा। सपोज दैट
मार्केटिंग मैनेजर हमको नियुक्त करना है, तो मार्केटिंग मैनेजर हमने नियुक्त किया, तो वो अगर एमबीए किया हुआ होगा और वो भी मार्केटिंग से किया होगा, तो वर्क को वो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से करेगा और वर्क अच्छा भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। और इसके विपरीत अगर हमने जो है किसी मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का वर्क है और मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग का बंदा नहीं रखा, कोई और बंदा सेलेक्ट कर लिया, तो जब वो बंदा हमने सेलेक्ट कर दिया है वो उस जॉब के लायक ही नहीं है, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को आगे नहीं बढ़ा सकता है, अर्थात उससे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस और जो है ग्रोथ दोनों चीज़ रुक जाएंगी। तो हायर परफॉर्मेंस यानी प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब। राइट पर्सन को राइट जॉब ही मिलनी चाहिए, राइट प्लेस पे ही जाना चाहिए, तभी जो है बिजनेस और उस व्यक्ति दोनों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया, एवरी एंटरप्राइजेज एस्पायर फॉर इट्स कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज ये चाहता है कि वो मार्केट में सर्वाइव करे और फिर ग्रोथ करे, वो आगे बढ़े। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट्स हैज ह्यूमन एसेट्स आर सुप्रीम क्वालिटी, और ये तभी पॉसिबल है उस में जो ह्यूमन एसेट्स है उसकी, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके, जो स्टाफिंग के माध्यम से आए हैं वो अच्छे हों, कॉम्पिटेंट हों, हायर क्वालिटी के हों, सुप्रीम पावर के हों, तभी कहीं जाके हमको इसकी सफलता मिल सकती है। दिस एस्पिरेशंस ऑफ द एंटरप्राइजेज कैन बी फुलफिल्ड थ्रू स्टाफिंग, और इसे हम कैसे फुलफिल करते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन हमें कहाँ से मिलते हैं, स्टाफिंग के माध्यम से, तो इन्हें हम स्टाफिंग के माध्यम से पूरा करते हैं। अंडर दिस प्लानिंग इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, इससे क्या होता है, जो प्रॉपर प्लानिंग से हम वर्क करते हैं उसमें मैनेजमेंट का हमेशा विकास होता है। दे आर मेड एबल टू फोर्स कंटीजेंट कॉम्प्लेक्स, देयर मैनेजर डू टू फेस कंटीजेंट complexities. These managers do planning for the development of an organization and ensure of the survival. इससे क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है और आगे ग्रोथ भी करता है। तो प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज थ्रू सक्सेशन प्लानिंग ऑफ द मैनेजर, यानी कंटिन्यूस ग्रोथ तभी होगी जबकि उसके मैन पावर ठीक होगी, उसकी ह्यूमन एसेट्स ठीक होगी। ह्यूमन एसेट्स अगर हमने सही रखी है तो हमारा बिजनेस सक्सेस भी करेगा और ग्रो भी करेगा। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर हमने किसी सही बंदे को सही जगह पर लगाया है, यानी जो बंदा जिस जगह के लायक सुइटेबल है, हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब दी है, उसी के अकॉर्डिंग उसको टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो वो बंदा अच्छा वर्क करेगा, और वो बंदा अच्छा भी वर्क करेगा, और जो भी रिसोर्सेस है, मैन मनी पावर, इनका भी उपयोग अच्छी तरह से होगा, यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होगा। बाय अवॉइडिंग बाय ओवर स्टाफिंग, और वो ओवर स्टाफिंग को अवॉइड करेगा, अंडर स्टाफिंग को भी नहीं रहने देगा, और जो मीडियम है, मॉडरेट है, उसको वो लागू करेगा। तो ये है, मतलब कहने का मतलब प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस बाय अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग को अवॉइड करेगा, इट्स प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस बाय अवॉइडिंग
ओवर स्टाफिंग इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन एंड और overmanning of personnel and thus reduced labor cost. All the same time, it avoid disruptions of the work by indicating in advance shortage personnel. तो कुल मिला के हमारे जब हमने ठीक प्रकार से सही बंदे को सही जगह पर चुना होगा, ओवर स्टाफिंग नहीं की होगी, ना अंडर स्टाफिंग की होगी, तो वर्क हमारा बिल्कुल सही तरीके से और ठीक वे में होगा. हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. यानी जहाँ अच्छी जॉब्स होती हैं या जहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, वे जॉब सभी लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग. अभी हमने स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस पढ़ा. इसके बाद में आती हैं प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग. स्टाफिंग की कुछ प्रोसेस है और मैंने बताया कि स्टाफिंग इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया है कि इस तरीके से ये काम होना है. जैसे प्लानिंग इज एन प्रोसेस, प्लानिंग एक प्रोसेस है. ऐसे ऑर्गेनाइजिंग इज एन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग भी एक प्रोसेस है. और थर्ड प्रोसेस होती है जो है इसकी स्टाफिंग की, वो होती है एस्टिमेटिंग. वो होती है प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग. तो प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग में नंबर वन है एस्टिमेटिंग द जॉब मैन पावर रिक्वायरमेंट. दूसरा है रिक्रूटमेंट. तीसरा है सिलेक्शन. चौथा है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. छठवां है कंपनसेशन. सातवां है आपका प्रमोशन एंड कैरियर्स. इसके बाद में है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो दीज आर द 8 प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की ये 8 प्रोसेस होती हैं. आइए इन प्रोसेस के बारे में जानते हैं. तो प्रोसेस होती क्या है? पहला है एस्टिमेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट. सबसे पहले हमें स्टाफिंग के लिए मैन पावर चाहिए. इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स. यानी स्टाफिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग से रिलेटेड होती है स्टाफिंग. और सबसे पहले हमें यही देखना पड़ता है कि हमारे पास कितनी मैन पावर की ज़रूरत है. व्हाट इज़ द एस्टिमेटिंग. एक एस्टिमेट लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हमको इतनी लेबर की आवश्यकता इस वर्क के लिए होगी, इस प्रोडक्शन के लिए होगी. तो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनी पर्सन आर रिसीव्ड. हर एक व्यक्ति चाहता है. इट मीन्स अंडरटेकिंग हाउ मैनी पर्सन्स आर नीडेड. कि इसमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है. एंड व्हाट टाइप इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशन. और किस प्रकार का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके लिए कितने जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज की ज़रूरत है, वो पता किया जाता है. वाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स. ये डिपेंड रहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पर. अंडर द मैन पावर रिक्वायरमेंट वुड नेसेसिटी कि हमको कितनी मेंबर मतलब मैन पावर की रिक्वायरमेंट है.
तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने स्टाफ है और कितने स्टाफ की हमें और आवश्यकता है, जिससे कि वो हमारा जॉब है वो सक्सेसफुल रन करता रहे और जो हमने टारगेट रखा है वो हमें प्राप्त होता रहे। तो ये देखते हैं। अब ये कैसे देखेंगे कि कितने लोगों की आवश्यकता है, तो इसके लिए दो बातें हैं, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। एक होता है वर्कलोड एनालिसिस और एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। इसमें दोनों वर्कलोड हो गए हैं, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। एक वर्कफोर्स है और एक वर्कलोड है। तो एक हो गया वर्कफोर्स और एक हो गया वर्कलोड एनालिसिस। तो वर्कफोर्स क्या होता है और वर्कलोड क्या होता है, इन दोनों में भी डिफरेंस समझ लेते हैं हम। इट वुड अनेबल टू असेस ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकाउंटेबल अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हमें कितने वर्कलोड की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले हमें वर्कलोड देखना पड़ेगा। वर्कलोड कैसे, कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास वर्क कितना है, वर्क का लोड कितना है, और फिर देखेंगे कि हमारे पास एम्प्लॉय कितने हैं। एम्प्लॉय देख लिए हमने, वर्क का लोड देख लिया कि ये वर्कलोड है और इतने हमारे पास एम्प्लॉय है। अब ये देखेंगे क्या हमारे एम्प्लॉय इस वर्क को कर सकते हैं। अगर जो है हमारे एम्प्लॉय इस वर्क को कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे स्टाफिंग का। लेकिन यदि काम ज़्यादा है, व्यक्ति कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो है व्यक्ति और वर्क पर रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वर्क लोड देखना पड़ेगा, फिर वर्क फोर्स देखना पड़ेगा कि उस वर्क को कर सकते हैं ये लोग या नहीं कर सकते हैं। यानी इट विल अनेबल टू असेसमेंट। पहले हमें असेसमेंट करना पड़ेगा ऑफ द नंबर ऑफ द टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब। प्रत्येक जॉब के लिए किस टाइप की जो है, किस जॉब के लिए किस टाइप के एम्प्लॉय की आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे जो है रखना। तो इट वुड अनेबल टू असेसमेंट किया जाता है ऑफ नंबर ऑफ द टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, इस टाइप के एम्प्लॉय की जो रिसोर्सेस नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब, जो हर जॉब में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके, एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, जिससे कि संस्था का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट इसमें दे रखा है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस इट वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। कई प्रकार के प्रोडक्ट जहाँ पर लागू होते हैं वहाँ पर डिवीजन स्ट्रक्चर्स लागू होता है, तो वहाँ के लिए भी वर्कफोर्स और वर्कलोड दोनों का अनुभव किया जाएगा। तो रिसोर्सेस अवेलेबल 10, इट वुड इंडिकेट्स वेदर द ऑर्गेनाइजेशन and the satisfaction of the ऑप्टिमम स्टाफ। तो वर्क फोर्स के आधार पर जितना वर्क का फोर्स होगा या जितने व्यक्ति हम पे हैं वो तो हैं, उनके अलावा कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता है उनको हम रिक्रूटमेंट करेंगे। नेदर ओवर स्टाफिंग नोर अंडर स्टाफिंग, ना हम
अंडर स्टाफिंग करेंगे, ना हम ओवर स्टाफिंग करेंगे। डिजायरेबल, ठीक है ना। अ सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग समवेयर वुड नेसेसरी एम्प्लॉय रिमूव ट्रांसफर एल्सवेयर। तो उनको हम जो है अ सिचुएशन ऑफ द अंडर स्टाफिंग, अगर अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन है, वुड नेसेसिटी द स्टार्टिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उसी के आधार पर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। हाउएवर बिफोर द डिस्कशंस एंड द डिजायरेबल पॉसिबल ऑफ इट्स अकम्प्लिश, तो ये है एस्टिमेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितने मैन पावर्स की आवश्यकता है, कितने लोगों की हमें अभी और ज़रूरत है, और कितने लोग हमें काम पर लगाने हैं। तो वर्कफोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर हमें वर्कलोड एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इन दोनों के आधार पर हम जो है एम्प्लॉय को रखेंगे। ये है हमारा जो है एस्टिमेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू।